नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो प्रेम, त्याग और आत्मसंयम की ऊंचाइयों को छूती है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई कालजयी कृति गुनाहों का देवता। ये सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं है, ये एक पीड़ा है जो शब्दों में ढली है। एक ऐसा रिश्ता जो कभी नाम नहीं लेता लेकिन दिल की गहराई तक उतर जाता है। सुधा और चंदर की ये यात्रा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर प्रेम पाने के लिए होता है। चलिए डूबते हैं इस अद्भुत रचना की पहली सुबह में। गुनाहों का देवता भाग 1 शुरू होता है। अभी यदि पुराने जमाने के नगर देवता और ग्राम देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कोई बंधे बंधाए नियम नहीं है, कहीं कोई कसाव नहीं है। हर जगह एक स्वच्छंद खुलापन, एक बिखरी हुई सी अनियमितता है। बनारस की गलियों से भी पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें, सिविल लाइंस जो यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों को टक्कर देते हैं, और मोहल्ले जो दलदलों की गंदगी को मात देते हैं। मौसम में भी कहीं कोई संतुलन नहीं है। सुबह मलय जैसी, दोपहरें अंगारों जैसी, तो शामें रेशम जैसी। धरती ऐसी कि सहारा के रेगिस्तान जैसी बालू भी मिले, मालवा जैसे हरे भरे खेत भी मिले, और ऊसर व प्रति जमीन की भी कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवता स्वर्ग से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है, जिसके सृजन में हर रंग के डोरे हैं। और चाहे जो हो, लेकिन इधर क्वार और कार्तिक के बीच और उधर वसंत के बाद वो होली के बीच का मौसम, इलाहाबाद का वातावरण नैस्टर्शियम और पैंजी के फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत और आम के बौरों की खुशबू से भी ज्यादा महकदार बना देता है। सिविल लाइंस हो या अल्फ्रेड पार्क, गंगा का तट हो या खुसरो बाग, लगता है कि हवा एक नटखट नौजवान की तरह कलियों के आंचल और लहरों के मिजाज से छेड़छाड़ करती रहती है। और अगर आप सर्दी से ज्यादा नहीं डरते तो एक ओवरकोट पहनकर सुबह सुबह टहलने निकल जाइए। ये खुली जगहें आपको अपने जादू में बांध लेंगी। खासकर पौ फटने से पहले तो आपको एक बिल्कुल नया एहसास होगा। वसंत के नए नए फूलों के रंगों से मुकाबला करती हुई सुनहरी किरणें सुबह की राजकुमारी के गुलाबी वक्ष पर बिखरे भंवरों जैसे बालों को धीरे धीरे हटाती हैं और क्षितिज पर सुनहरी जवानी बिखर जाती है। ऐसी ही एक खुशनुमा सुबह थी, और जिस युवक की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह उस सुबह से भी ज्यादा मासूम था। वो प्रभाती गाकर फूलों को जगाने वाले देवदूत की तरह अल्फ्रेड पार्क के लॉन पर फूलों की सरजमीन के किनारे किनारे घूम रहा था। उसने कत्थई स्वीटपी के रंग का एक लंबा पश्मीना कोट पहन रखा था, जिसका एक कॉलर उठा हुआ था और दूसरे कॉलर पर सरों की एक पत्ती बटन होल में लगी हुई थी। सफेद मखमली जीन की पतली पैंट और पैरों में सफेद झरी वाली पेशावरी सैंडल। उसका गोरा चेहरा भरा हुआ था और ऊंचे चमकते माथे पर एक रूखी भूरी लट झूल रही थी। चलते चलते उसने रंग बिरंगे फूलों का एक गुच्छा इकट्ठा कर लिया था और बीच बीच में उसे सूंघ लेता था। पूरब के आसमान की गुलाबी पंखुड़ियां बिखरने लगी थी और सुनहरे पराग की बौछार सुबह के ताजे फूलों पर बिछ रही थी। अरे सुबह हो गई, वो चौंक कर बोला और पास की एक बेंच पर बैठ गया। सामने से एक माली आ रहा था। क्यों जी, लाइब्रेरी खुल गई? अभी नहीं बाबूजी, माली ने जवाब दिया। वह फिर संतोष से बैठ गया और फूलों की पंखुड़ियां नोचकर नीचे फेंकने लगा। जमीन पर सोने की चादर सी धूप की परतें बिछती जा रही थीं और पेड़ों की छायाएं गहरी होने लगी थीं। उसकी बेंच के नीचे फूलों की चुनी हुई पंखुड़ियां बिखरी पड़ी थीं और अब उसके हाथ में सिर्फ एक ही फूल बचा था, हल्के बैंगनी रंग का, जिस पर गहरे जामुनी रंग की धारियां थीं। हेलो कपूर, अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वह मुड़कर पीछे देखा। आओ ठाकुर साहब, बैठो यार, लाइब्रेरी खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तो तुमने पूरी पढ़ डाली, अब इसे अच्छे लोगों के लिए छोड़ दो। हाँ हाँ, अच्छे लोगों के लिए ही छोड़ रहा हूँ। डॉक्टर शुक्ला की बेटी है ना, वह यहाँ की मेंबर बनना चाहती थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। उसी का इंतजार भी कर रहा हूँ।
डॉक्टर शुक्ला पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट में है? नहीं, गवर्नमेंट साइकोलॉजिकल ब्यूरो में। और तुम पॉलिटिक्स में रिसर्च कर रहे हो? नहीं, इकोनॉमिक्स में। बहुत अच्छे, तो उनकी बेटी को मेंबर बनवाने आए हो? ठाकुर ने मजाकिया अंदाज में पूछा। छी! कपूर हंसते हुए बोला, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। यार, तुम जानते हो कि मेरा उनके परिवार से कितना घनिष्ठ रिश्ता है। जब से प्रयाग आया हूँ उन्हीं के सहारे हूँ, और आजकल तो उन्हीं के घर पढ़ाई लिखाई भी होती है। ठाकुर साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे भाई, क्या मैं डॉक्टर शुक्ला को नहीं जानता? उन जैसा अच्छा इंसान मिलना मुश्किल है। तुम बेकार सफाई दे रहे हो। ठाकुर साहब यूनिवर्सिटी के उन छात्रों में से थे जो नाम के लिए छात्र कहलाते हैं, यानी जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि वे कब तक यूनिवर्सिटी की शोभा बढ़ाते रहेंगे। पैसों वाले घराने से थे, खुश मिजाज, मजाकिया और दिल के साफ। बोले, एक बात तो मानता हूं, तुम्हारी पढ़ाई का सारा श्रेय शुक्ला को ही जाता है। तुम्हारे घर वाले तो खर्चा भेजते नहीं। नहीं, उनसे अलग होकर ही आया था। समझ लो कि डॉक्टर शुक्ला ने ही किसी न किसी तरह मदद की है। अच्छा चलो, तब तक लॉर्ड्स पॉन्ड, कमल तालाब तक घूम आते हैं, फिर तक लाइब्रेरी भी खुल जाएगी। दोनों उठे और पास बने एक कृत्रिम कमल तालाब की ओर चल पड़े। सीढ़ियां चढ़ते ही उन्होंने देखा, एक सज्जन किनारे बैठे कमलों को एकटक देख रहे थे, जैसे ध्यान मग्न हो। छिपकली जैसे दुबले पतले, माथे पर झूलती एक लट। कोई प्रेमी है या फिलोसफर? कपूर ने पूछा। नहीं यार, इन दोनों से भी नीचे दर्जे का जीव है, ये कवि हैं। ठाकुर हंसते हुए बोले, मैं इन्हें जानता हूँ, ये रविंद्र बिसरिया हैं, MA में पढ़ते हैं। चलो तुम्हारा परिचय कराता हूँ। ठाकुर साहब ने घास का एक लंबा तिनका तोड़ा और चुपके से बिसरिया की गर्दन पर गुदगुदी कर दी। बिसरिया चौंक कर पीछे मुड़ा, गुस्से से भरकर बोला, यह क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब? मैं बहुत गंभीर विचारों में डूबा हुआ था। अचानक बिसरिया ने आंखें बंद करके एक अजीब सुर में कहा, आह क्या शानदार सुबह है। मेरी आत्मा में एक गहरी अनुभूति हो रही थी। कपूर ने बिसरिया के चेहरे के भाव देखकर ठाकुर साहब की तरफ मुस्कुराया और इशारे से कहा, यार ये तो मजेदार चरित्र है, थोड़ा और छेड़ो इसे। ठाकुर साहब ने घास का तिनका फेंक दिया और बोले, माफ करना भाई बिसरिया, दरअसल हम लोग कवि नहीं हैं, इसलिए तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे। क्या सोच रहे थे तुम? बिसरिया ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और बोले, मैं सोच रहा था कि आखिर प्रेम होता क्या है, ये क्यों होता है, कविताएं क्यों लिखी जाती हैं, और फिर कविता की किताबें उपन्यासों या कहानी संग्रहों जितनी क्यों नहीं बिकती? ये तो गंभीर सवाल है। कपूर ने कहा, जहाँ तक मैंने समझा है, प्रेम एक तरह की मानसिक बीमारी है जो मौसम बदलने पर होती है, जैसे क्वार कार्तिक या फागुन चैत में। इसका संबंध रीढ़ की हड्डी से होता है, और कविता वो तो एक तरह का सन्निपात, पागलपन होता है। समझ रहे हैं मिस्टर सिबरिया? सिबरिया नहीं, बिसरिया, ठाकुर साहब ने टोका। बिसरिया ने गुस्से, परेशानी और हल्की शर्मिंदगी से उनकी तरफ देखा और बोले, माफ कीजिए, आप या तो फ्रायडवादी हैं या प्रगतिवादी, और आपके विचार हमेशा विदेशी होते हैं। मैं ऐसे विचारों से नफरत करता हूं। कपूर कुछ जवाब देने ही वाला था कि ठाकुर साहब बीच में बोले, अरे भाई, यूं ही बहस में पड़ गए, पहले आपस में परिचय तो कर लो। ये हैं श्री चंद्र कुमार कपूर, यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं, और ये हैं श्री रविंद्र बिसरिया, इस साल MA कर रहे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। कपूर ने हाथ मिलाया और गंभीरता से पूछा, साहब, दुनिया में और कोई काम नहीं बचा जो आप कविता लिखते हैं? बिसरिया ने ठाकुर साहब की तरफ देखा और बोले, ठाकुर साहब, ये मेरा अपमान है, मैं ऐसे सवालों का आदी नहीं हूं। और वे उठने लगे। अरे बैठो बैठो, ठाकुर साहब ने उन्हें खींच कर बैठा दिया। देखो, तुम कपूर की बात समझे नहीं। उनका मतलब ये है कि तुम में इतनी प्रतिभा है कि लोग उसकी कदर नहीं कर पाते। इसीलिए उन्होंने तुमसे सहानुभूति जताते हुए पूछा कि तुम कोई और काम क्यों नहीं करते, वरना कपूर साहब तुम्हारी कविताओं के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, मुझसे अक्सर तुम्हारी तारीफ करते हैं। बिसरिया पिघल गए और बोले, माफ कीजिए, मैं गलत समझ गया।
मेरी कविताओं की एक किताब छपने वाली है, मैं आपको जरूर भेंट करूंगा। फिर ठाकुर साहब की तरफ मुड़कर बोले, अब तो लोग मेरी कविताओं की इतनी डिमांड करने लगे हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। कल ही त्रिवेणी पत्रिका के संपादक मिले, बोले अपनी फोटो दे दो। मैंने कहा कोई फोटो नहीं है तो जिद करने लगे। आखिरकार मैंने अपना आइडेंटिटी कार्ड ही उन्हें थमा दिया। वाह, कपूर बोले, हमने तो आपको मान लिया, तो आप राष्ट्रीय कविताएं लिखते हैं या प्रेम की? जब जैसा मौका हो, ठाकुर साहब ने फटाफट जवाब दिया। वैसे तो ये वॉरफ्रंट के कवि सम्मेलन, शराब बंदी कॉन्फ्रेंस, शादी ब्याह के समारोह, साहित्य सम्मेलन, हर जगह इन्हें बुलाया जाता है। इनका बहुत नाम है। बिसरिया प्रशंसा से खुश हो गए, लेकिन फिर गर्व से अपना चेहरा गंभीर कर लिया। कपूर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तो कुछ हमें भी सुनाइए ना। अभी मूड नहीं है, बिसरिया बोला। ठाकुर साहब बिसरिया को पिछले 5 सालों से जानते थे। वे जानते थे कि बिसरिया कब और कैसे कविता सुनाता है, इसलिए बोले, ऐसे नहीं कपूर, आज शाम को आना, गंगा जी चलेंगे, बोटिंग करेंगे, खाना पीना होगा, तब कविता भी सुनेंगे। कपूर को बोटिंग का बहुत शौक था। वह तुरंत मान गया और शाम का पूरा प्रोग्राम बन गया। तभी एक कार वहां से लाइब्रेरी की तरफ गुजरी। कपूर ने देखकर कहा, ठाकुर साहब मुझे जाने दीजिए, अब मैं लाइब्रेरी चलता हूँ। वे लोग आ गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जिमखाना जा रहा हूँ। ठीक है, तो शाम को पक्का। बिल्कुल पक्का, कपूर बोला और चल दिया। लाइब्रेरी के बरामदे में कार खड़े डी अच्छी थी और उसमें डॉक्टर साहब की बेटी बैठी थी। क्यों सुधा, अंदर क्यों बैठी हो? तुम्हें ही देख रही थी चंदर। और वो बाहर आ गई, पतली दुबली, छोटी कद की, साधारण सी लड हक्की, बहुत सुंदर नहीं, बस ठीक ठाक, लेकिन बात करने में बद्दी प्यारी। चलो अंदर चलते हैं, चंदर ने कहा। वह आगे बढ़ी, फिर रुक गई और बोली, चंदर, क्या एक आदमी को 4 किताबें मिलती हैं? हाँ, क्यों? तो वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपने नाम से मेंबर बन जाओ और 2 किताबें हमें दे दिया करो, ज्यादा किताबों का हम क्या करेंगे? नहीं, चंदर हंसा, तुम्हारा दिमाग खराब है, खुद क्यों नहीं मेंबर बन जाती? नहीं, मुझे शर्म आती है, तुम ही मेरी जगह मेंबर बन जाओ। पागल हो क्या? चंदर ने उसका कंधा पकड़ कर आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे ये शर्म, कल शादी होगी तो कहोगी। चंदर, तुम ही मेरी जगह बैठ जाओ। कॉलेज पहुंच गई, अभी तक शर्म नहीं गई? चलो अंदर चलो। और वह झिझकती, रुकती, शर्माती हुई और चंदर की तरफ नाराज नजरों से देखती हुई अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सुधा 4 किताबें लेकर आई। कपूर ने कहा, दो, मैं ले लेता हूँ। तो वह बांस की पतली टहनी की तरह झटके से बोली, मेंबर तो मैं हूँ, तुम्हें किताबें क्यों दूं? और कार में जाकर किताबें रख दी। फिर बोली, आओ चंदर बैठो, मुझे अब घर जाना है। अच्छा ये लो। उसने कार से कागजों का एक बंडल निकाला और कहा, यह पापा ने तुम्हारे लिए दिया है। लखनऊ में कॉन्फ्रेंस है ना, वहाँ पढ़ने के लिए उन्होंने यह निबंध लिखा है। इसे शाम तक टाइप करना है। जहाँ नंबर हैं वहाँ तुम्हें खुद बैठकर बोलने होंगे। पापा सुबह से ही कहीं गए हैं, समझे जनाब? उसने बच्चों की तरह गर्दन हिलाकर चंचल आवाज में कहा। कपूर ने बंडल ले लिया और सोचते हुए बोला, लेकिन डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग, इतने पेज शाम तक कौन टाइप कर देगा? इसका भी इंतजाम है। और अपने ब्लाउज से एक चिट्ठी निकालकर चंदर के हाथ में देते हुए सुधा बोली, ये पापा की पुरानी ईसाई छात्रा है, टाइपिस्ट है। मैं तुम्हें उसके घर छोड़ दूंगी। वह मुखर्जी रोड पर रहती है, उसी से टाइप करवा लेना और ये चिट्ठी उसे दे देना। लेकिन मैंने अभी चाय नहीं पी है, चंदर ने कहा। समझ गई, अब तुम सोच रहे हो कि इस बहाने मैं तुम्हें चाय पिला दूं। मेरा काम नहीं है चाय पिलाना, यह पापा का काम है। चलो आओ। चंदर कार में बैठ गया और किताबें देखने लगा। अरे तुमने 4 कविता की किताबें ले ली, तुम्हें समझ आएंगी? क्यों सुधा? नहीं, सुधा ने चिढ़ाते हुए कहा, तुम कहो तो तुम्हें समझा दूं। इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले साहित्य क्या जाने। अरे ड्राइवर, मुखर्जी रोड चलो। चंदर बोला, इधर कहाँ जा रहे हो? नहीं, पहले घर चलो। सुधा ने जिद की, चाय पी लो फिर जाना। नहीं,
मैं चाय नहीं पीऊंगा। चंदर ने इनकार किया। चाय नहीं पीऊंगा। वाह वाह। सुधा की हंसी में बचपन झलक उठा। मुंह तो सूख कर गोभी हो रहा है और चाय नहीं पीऊंगा। बंगले पर पहुंचकर सुधा ने नौकरानी से चाय बनाने को कहा और चंदर को स्टडी रूम में बिठाकर प्याले निकालने चली गई। वैसे तो ये घर अब चंद्र कपूर का अपना ही हो गया था। जब वह अपनी माँ से झगड़कर पढ़ने के लिए प्रयाग आया था तब डॉक्टर शुक्ला उसके टीचर थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। डॉक्टर साहब उसे छोटे छोटे लेख लिखवाते थे। उन्होंने उसे कई अखबारों के आर्थिक कॉलम का काम दिलवाया। डॉक्टर शुक्ला चंदर के लिए गार्जियन और पिता से भी बढ़कर हो गए थे। चंदर बहुत शर्मीला था। बीए में पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया तो उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का एडिटर बना दिया गया। एमए में भी फर्स्ट आया। फिर रिसर्च शुरू की। उसके पूरे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था। ये बंगला, इसके कमरे, लॉन, किताबें, लोग सब उसके अपने हो गए। और ये छोटी सी दुबली पतली चांदनी जैसी सुधा, जब वह 7वीं पास करके यहाँ आई थी तब से अब तक वह भी चंदर की अपनी हो गई थी। 3 साल की थी जब उसकी माँ गुजरी। 10 साल वह बुआ के साथ गांव में रही। 13 साल के होने पर गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और शादी न होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी। तरकारी में घी कम होने पर वह महाराजिन का चौका झूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न लाने पर अक्सर उसने माली को दांत भी काट खाया था। चंदर से जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रहे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे न साथ खिलाते थे और न उससे बोलते थे तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर से अल्हड़ पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाती रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और ये सभी कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया से वाकिफ नहीं था। कोई भी इसके प्रति जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मजा तो ये था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरफ से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहिणी अब शांत हो गई थी। इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्ट भाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था। लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंदर को खिंचाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था। लेकिन जब 2 दिन तक दोनों मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यूरो का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफेंटा, श्रीमती हथिनी रखा था। या चंदर ने उसको डिबेट के भाषण के पॉइंट नहीं बताए, या चंदर कहता है कि सुधा की सखियां कोयला बेचती हैं। और जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वह चंदर को डॉट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर के आने पर आंखें नचाती हुई चिढ़ाती थी, कहो कैसी डॉट पड़ी? वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफिक पड़ती है, बाजार में चीजों का क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितने सोसाइटियों के मेंबर हैं, चंदर के इकोनॉमिक्स के कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी और मातृत्व का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा कामकाज करते हुए
उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी, उसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी रखते थे, न खाने पर या कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदर का रखती थी। और स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पागल कर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर किस बजे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब कभी उसके खाने पीने में कोई कमी रह जाती तो उसे सुधा की डांट खानी ही पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अब भी बच्ची थी और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा की स्वास्थ्य चिंता इतनी ज्यादा हो जाती थी कि चंदर बेचारा, जो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया। उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे लड़कियों का एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान में जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और लगी चंदर से जिद करने कि पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय का पानी डाल देती थी। और अगर उसने ज्यादा स्ट्रांग चाय की मांग की तो उसे खालिस दूध पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल और मेवा और खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इजरार, न खाने पर सुधा का गुस्सा, और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहार। इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे स्टडी रूम में बिठाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे निहायत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी। उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगी और बेतकल्लुफी से दूध या चाय का प्याला चंदर के सामने खिसका कर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में क्षीर सागर नजर आया तो उसने हार कर प्याला रख दिया। क्यों, पीते क्यों नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पियो क्या? कहीं चाय भी हो तो और क्या, खालिस चाय पीजिएगा। दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं चाय छोड़ें या रिसर्च। न ऐसी चाय मुझे पसंद, न ऐसा दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता, मेरी क्लास फेलो है गेसू काजमी, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मी उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसू? बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है और उतनी ही अच्छी है जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा, और उतनी ही काली होगी जितने काले गेसू। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब क्या? वे तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और वह प्लेट में छील छील कर संतरा रखने लगी। इतने में ज्यों ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी कि चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर रख दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांकें उसकी ओर बढ़ाते हुए ज्यों ही उसने एक घूंट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने उसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है। चंदर ने ठाठ से चाय घूंटते हुए कहा। सुधा कूट गई, कुछ बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप कराना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको। हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना।
अरे, तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसू को मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसू और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वह साबिर हुसैन काजमी की लड़की है। उसके यहाँ 2 मोटरें हैं और रोज तो उसके यहाँ दावतें होती रहती हैं। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। हाँ हाँ, गेसू के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुंह से। जनाब, उसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छे, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान से उसकी ओर देखा। चंदर ने झेंप कर निगाह नीची कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी ब्याह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो, इस मुटकी से ब्याह करोगे? लो, बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध ले आऊं टाइप कराने वाला। चंदर ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो, यह निबंध की पांडुलिपि है। उसके बाद चंदर की ओर बड़े दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाई तो उन्हें निबंध की प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना और देखो, मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर तुम्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार में बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई कि फिर सुधा ने पुकारा। वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो, यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झल्लाकर कहा, अरे, बड़ी गंभीर बात है। देखो, वहां कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ 2 बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फैलाकर ऐसी बुलडॉग की मुद्रा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर।